आपको अपना नाम का इस्तेमाल नहीं करना है, पूरा परिचय दीजिए। ठीक है मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैं, और मैंने ग्रेजुएशन में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री किया सब्जेक्ट लिया था। उसके बाद मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया और 20 साल सर्विस के दौरान मैंने एमए किया हिस्ट्री में वहाँ से, और फिर रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी तैयारी की इस चीज़ की। और आपको ये ख्याल कैसे आया कि मतलब सिविल सर्विस में तरफ जाएंगे? मैंने ये एयरफोर्स ज्वाइन के दौरान मैंने वहाँ पे सर्विस देने के बाद मेरे अंदर पहले से ही प्रेरणा थी कि मुझे सिविल में भी काम करना है। बट मैं क्योंकि अर्ली एज में एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था, तो एक फैमिली सपोर्ट भी था, और फिर 20 इयर्स का बॉन्ड होता है जब ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद फिर मैं जो है अपने सिविल सर्विसेज की जो मेरे अंदर मोटिवेशन था उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ। एक अच्छे सिविल सर्विस में कौन से गुण होने चाहिए और आप में कौन से गुण हैं जो आपको एक अच्छा प्रशासक बनाएंगे? एक अच्छे प्रशासक में उसको कठिन परिश्रम करने आना चाहिए, क्योंकि हम एयरफोर्स में रहते हुए हर परिस्थितियों में हमने कार्य किया है, तो कठिन परिस्थितियों में कार्य करने का गुण डेवलप हुआ है। उसके बाद निष्पक्षता भी वहाँ पे हमने सीखी है एयरफोर्स के अंदर, उसकी भी काफ़ी आवश्यकता होती है प्रशासन में। उसके बाद मैम जो है सबके साथ सामंजस्य स्थापित करने वाला गुण भी होना चाहिए। तो वहाँ एयरफोर्स के अंदर भारत देश से हर कोने कोने से लोग आते हैं, उनके साथ कार्य करने का अपना एक अलग क्षमता विकसित होती है, क्योंकि यहाँ सिविल प्रशासन में भी उसकी जरूरत पड़ती है। नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी जो है वहाँ पे डेवलप होती है, जो यहाँ प्रशासन में उसकी भी आवश्यकता होती है। और आप डिफेंस में पिछले 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं डिफेंस में आजकल क्या क्या इमर्जिंग प्रॉब्लम्स है इंडियन डिफेंस सिस्टम में? सर अभी हमारे जो सबसे पहले मैं चूँकि एयरफोर्स से हूँ सर, तो वो भी डिफेंस का ही पार्ट है। डिफेंस में आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों आता है, तो मैं एयरफोर्स का अगर पहले बताना चाहूँ सर, हमारे पास अभी जो स्क्वाड्रन है फाइटर के वो 42 है इस्टेब्लिशमेंट उसका, और सर अभी हमारे पास एक्चुअली 32 ही स्क्वाड्रन है। तो अभी उस सरकार उसको चाहती है कि उसको नए जहाज को प्रोक्योर करके और 42 स्ट्रेंथ को मैनेज कर पाए। सो अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट कौन सा प्रोक्योर किए हैं एयरक्राफ्ट? अभी सिर्फ 22 दिसंबर 2022 को तो 36 जो राफेल का डील हुआ था फ्रांस के साथ, तो वो तो आखिरी जहाज भी आ चुका है फाइटर यहाँ पे, और फिर उन्होंने एचएएल के साथ एलसीए का भी किया है, तेजस विमान का। एलसीए क्या? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एलसीए और ये आपका राफेल, इसमें डिफरेंस है? जी सर जो एलसीए है वो सिंगल इंजन है सर, और राफेल डबल इंजन है सर, और वो मल्टी रोलर है सर जो राफेल है, और उसकी मैक स्पीड भी ज़्यादा है सर। तो ये कैसे हेल्प करेगा? तो एलसी जब ये ज़्यादा पावरफुल है राफेल, तो फिर हम लोग को एलसीए की नीड क्यों पड़ी? सर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी होना चाहिए। हम सब चीज़ बाहर विदेशों पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये इंडिजीनियस है तेजस सर, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एज पर सिचुएशन जरूरत पड़ती है। किस सिचुएशन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की? सर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग के समय जैसे देना होता है, इसमें ट्रेनर भी होता है, फाइटर भी होता है, 2 सीटर और सिंगल सीटर भी होता है। तो शुरू में जैसे कि किसी को ट्रेनिंग भी दी जाए, तो वो पहले इनिशियल स्टेज में उसको लाइट एयरक्राफ्ट से ही दी जाएगी, उसके बाद फिर उसको एडवांस एयरक्राफ्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है सर। तो उसके कारण भी, और हमारा इंडिजीनियस है तो उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है सर कि हम राफेल की तरह अभी हम उस प्रोसेसर में हैं। आपको एयरक्राफ्ट कैरियर कोई है इंडिया के पास? जी सर। कौन? सर अभी सी ग्लोब मास्टर एक जो है वो यूएसए से इंडिया में खरीदा है। IL-76 पहले से है जो यूएसएसआर से लिया हुआ है सर। ये 32 एयरक्राफ्ट है। तो ये ग्लोबमास्टर 70 C-70 जैसे इसका भी यूज हुआ है इंडियन डिफेंस सिस्टम के साथ,
तो कहाँ पे यूज किया गया? ये सर तुर्की में जो भूकंप आए हैं तो वहाँ पे सामग्री जो है स्वास्थ्य रिलेटेड या बेसिक जो है बुनियादी जो भी सुविधाएं वहाँ आवश्यकता की थी वो सी ग्लोब मास्टर के द्वारा वहाँ पे पहुँचाई गई सर। आप लखनऊ को बिलोंग करते हैं। अभी यूट्यूब के जो CEO बनाए गए हमारे अमेरिका में, इंडियन मूवी के हैं हमारे, क्या नाम है? मैम मुझे थोड़ा याद आ रहा है, यदि आप परमिशन दे तो गेस कर सकते हाँ, हैं। जैसे शायद अनिल मोहन कुछ ऐसा नाम है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। अनिल मोहन। दूसरा ये बताइए कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। बिपिन रावत का जो हादसा हुआ बहुत बड़ा हादसा था, किस चीज़ का फेल्योर मानते हैं? कई लोगों ने ये भी गेस किया कि उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है, कुछ चीज़ें बहुत चीज़ें उभर के आई थी कि उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये कुछ ऐसा मतलब साफ शब्दों में कहीं मर्डर जैसा था या वाकई में ये फेल्योर था? अगर हुआ तो इंडियन एयरफोर्स का इतना बड़ा फेल्योर कैसे हुआ? कुछ रीजन ये देखा जाए तो मैम ये बहुत बड़ा फेलियर था, बट मैम इसमें जहाँ तक मेरा मानना है और इसके ऊपर जो है जांच भी की गई तो कुछ ऐसा नहीं पाया गया कि यह इसके पीछे कोई भी साजिश थी मैम। बट ये मैम जो टेक्नोलॉजी है वो कभी भी फेल हो सकती है और ऐसी सराउंडिंग्स में वो जिस समय वो फ्लाई कर रहा था मैम वो जंगलों के ऊपर और काफ़ी हाइट वाले वहाँ पेड़ भी थे मैम और बादलों का उस समय वहाँ वातावरण में उपस्थिति थी मैम, तो उस बीच जो है अनबैलेंस हुआ टेक्नोलॉजिकल समस्याएं इसमें उत्पन्न हुई हैं तो जिसकी वजह से ये हुआ। ऐसा हो सकता है मैम। इसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, परंतु ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, टेक्नोलॉजी कभी भी। अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कितने दिन चला? कुछ आइडिया? मैम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? ये 1914 में हुआ था। 1914 से 19 तक चला। यस सर। तो कुछ ये कंटिन्यूसली चार साल 11 माह और कुछ दिन चला। तो 4 साल तक पूरा टेन्योर है उसका, तो 4 साल तो यूं ही लगता है कि चला। तो क्या रीजन आपको ऐसा लगता है कि क्या रीजन रहे थे उस बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? जी मैम ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण है वो जिस समय जर्मनी यूनाइट हुआ था मैम और उस समय जो है काफ़ी प्रदेश जो फ्रांस वगैरह के अल्सन लारेन वगैरह वो सब जर्मनी के द्वारा ले लिया गया था और उस समय 2 पावर ब्लॉक टाइप डेवलप हो रहे थे मैम, जिसमें एक इंग्लैंड फ्रांस एक साइड था और जर्मनी इटली ये सब दूसरे साइड थे, जापान। तो इनके बीच मतलब अपनी प्रतिद्वंद्विता बढ़ती गई मैम, जिसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और ये कह सकते हैं मैम कि जो संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वियना की हुई थी। अच्छा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से फिर रिलेट हो जाता है सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट का नाम मैम जो संधि पेरिस की हुई थी उसी में समस्याएं थी क्योंकि जो हारे हुए देशों के साथ जैसे जर्मनी हारा था तो उसके साथ मतलब एक जो देश होता है उससे भी नीचे उसके साथ जो है व्यवहार किया गया। तो वहाँ के लोगों को जिनमें स्वाभिमान की भावना थी उन्होंने काफ़ी इसको अपनी मतलब देखा कि हमारे साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हो रहा है और वो ऐसा एक शासक चाहते थे जो कि मतलब उनकी जो इन भावनाओं को लेकर के और वो इसका बदला ले सके भविष्य में। अच्छा इसी में आप रोकेंगे जैसे ये हुआ तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जब स्टार्टिंग होती है तो कई कंट्रीज आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट जो पॉइंट आप मानते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ और वो जापान ने अमेरिका के कंट्री पर बम गिराया था, वहीं से वो स्टार्टिंग हुई। वो कंट्री का नाम क्या था? कुछ आइडिया? मैम जहाँ तक मुझे पता है कि हिटलर जो है हिटलर के साथ ब्रिटेन और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले
एक तटस्थता की नीति अपनाई थी। तो हिटलर का जो है वो पॉइंट्स हैं और ये कॉजेज हैं। अब से ये सब कि जैसे वो कंट्री थी, जैसे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग का जो पॉइंट है किस वजह से, तो होता क्या है, जापान में अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री पे एक स्टेट पे जापान जो है पर्ल हार्बर को अटैक कर देता है, वहाँ बम गिराता है और उसके बाद 6 और 9 अगस्त को फिर जो है जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया जाता है और वहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। मैं क्षमा चाहूँगा मैम, जैसे जर्मनी है मैम, तो उसके साथ तटस्थता की नीति अपना रहे थे, तो वो यूगोस्लाविया पे जब आक्रमण करता है तो हिटलर को भी नहीं पता रहता है कि ब्रिटेन और फ्रांस उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बट जो जापान ने जो पर्ल हार्बर पे किया था वो मिडवे ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था, तब तक यूएसए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था मैम, यहाँ तक मुझे पता है मैम। स्टार्टिंग ये मध्य में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के मैम। मैं मतलब आपको डिसऑबे नहीं कर सकता ना, लेकिन मुझे जो पता है ना, मिड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने पर्ल हार्बर अमेरिका स्टार्टिंग इनिशियल में नहीं था, अमेरिका बाद में मिड में आता है। वही मैंने अमेरिका का बोला, जापान जब अटैक किया तो उस कंट्री का नाम, उसके बाद फिर सारे कंट्रीज जो उसमें इन्वॉल्व हुए। मैं अमेरिका को छोड़ के जैसे ब्रिटेन और फ्रांस तो थे एक साइड और दूसरे साइड ये जर्मनी एंड उनकी पार्टीज थी ना, अमेरिका इस बीच में कहीं भी नहीं था। बट जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक करके और वहाँ उनको शिप को नष्ट कर दिया, उस वक्त वहाँ इसके अंदर शामिल हो गए। ये क्वेश्चन यूँ चला जाता कि अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करता है, बस छोटा सा नाश्ता। अभी हमारे यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ में आ गया है। चलिए उस क्वेश्चन को छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अभी महिला फाइटर पायलट बनी है, उस लेडी का नाम मुझे जाता है। हाँ, मुझे फाइनल फाइटर मैम शुरू में तो अवनी चतुर्वेदी और ये सब 3 फाइटर तो बने ही थे मैम। अभी वो जापान के साथ जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं राज्य। अच्छा, सिचुएशन ये है कि आप उप जिलाधिकारी थे और आपके पास फोन आता है कि आपकी पत्नी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपके पास फोन आता है कि आपके क्षेत्राधिकार में इस जगह कुछ 2 समुदायों के बीच में दंगे झगड़े वहाँ पे संप्रदाय के दंगे वहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ भी सिचुएशन ये हो गई है कि उसको भी संभालना आपका काम। दोनों ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपका फर्स्ट इंस्टेंस रिएक्शन क्या होगा, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा इस परिस्थिति में? सर, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी और जो मेरा इंडिविजुअल भी होगा, मैं पहले उस जगह जाऊंगा जहाँ 2 समुदायों के बीच में होगा, क्योंकि मैं उसको फोन द्वारा मैनेज करूंगा उसको बाय हार्ट। मैं यहाँ निपटाने के बाद वहाँ जा सकता हूँ, बट जो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या होगी पहले जो चुनौती जिसको मुझे देखना पड़ेगा, जो समुदाय के बीच में जो चल रहा है उससे निपटना पड़ेगा। क्योंकि सिचुएशन ये भी है कि हॉस्पिटलाइज आपको कराना पड़ेगा उनके लिए भी, अगर आप ठीक है एज ए हस्बैंड देते हैं बट एक अधिकारी उनके लिए भी। बट सर सरकार ने चला रखी है सेवाएं, चाहे इमरजेंसी में अगर कुछ 1090 ऐसे करके कुछ ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आपका दोनों ही परिस्थितियों के लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? काम करना जरूरी है, बट अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचता हूँ, यहाँ 2 समुदायों के बीच चल रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी ड्रास्टिक हो सकता है, बढ़ सकता है। यहाँ पे तो मैं फ़ोन करके मतलब अरेंज कर सकता हूँ, नियर बाई हॉस्पिटल अगर फ़ोन कर सकता हूँ, तो इतनी तो बात समझेंगे मेरी और वो वहाँ से मैनेज करेंगे अगर मैं सिचुएशन बताऊँगा। बट मुझे 2 हैंडल पहले करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उस चीज़ को भी जाके देखूँगा। सर यहाँ पे अगर मैं परिस्थिति को इग्नाइट होने से पहले अगर कंट्रोल कर लूँगा तो उस चीज़ को मैं भली भांति, अदरवाइज पहले जाऊँगा सर तो मेरा तो यहाँ दिन लगा रहेगा माइंड और यहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो वहाँ फिर मैं सही तरीके से नहीं समय दे पाऊँगा। तो पहले यहाँ समय लेके उस चीज़ को कंट्रोल करके फिर वहाँ से जाऊँगा और उसको मैं फ़ोन वगैरह की ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री से इतिहास। अच्छा, इतिहास में कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या सबसे ज़्यादा आपका पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक महान का। सम्राट अशोक महान कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं?
उनकी मुझे मैम ये बातें प्रभावित करती हैं कि जिस समय उनका शासन था उस समय समाज के अंदर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू और वेरियस आपस में धर्म समुदाय थे जिनके बीच सामंजस्य स्थापित करना था। तो एक शासक के लिए दो रास्ते थे, एक तो वह सेना का उपयोग कर सकता था और दूसरा वह सामंजस्य स्थापित करके। तो अशोक ने सामंजस्य स्थापित करके धम्म नीति को अपनाया और सदाचार और मतलब लोगों के अंदर नैतिकता का भाव प्रदान किया और हर एक धर्मों की अच्छाइयों को लेकर के समाज में उसने कौन कौन सी नीतियाँ थी, उनकी कौन कौन सी नीतियाँ थी जो आज के समय में या आज के परिस्थिति में बहुत रेलेवेंट है, जो आपके प्रशासनिक जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है? ऐसे 2-3 नीतियों का या ऐसे कुछ लोग होते हैं। हाँ, क्योंकि अशोक एज शासक वो अपनी जितनी भी बातें हैं वो अपने स्तंभ लेख और उनके द्वारा जनता तक पहुंचाता था। तो हर चीजें जो है एक शासक को आज के समय की जो भी नीतियां हैं वो अच्छे तरीके से मतलब समाज के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। एक चीज है कि कोई भी नीति हो वो जनता के बीच में अच्छे से उसको पता होनी चाहिए ताकि जनता उसका सदुपयोग, राइट टू इंफॉर्मेशन ही हो गया, अगर नहीं पता है तो जनता उपयोग नहीं कर पाएगी। सब सेकंड चीज है कि वो हमेशा उन्होंने दिया था कि 24/7 जब भी किसी जनता को कोई समस्या है तो उनसे मिल सकते हैं और जनता और शासक के बीच में कोई विशेष मतलब अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये भी आज के समय में अति आवश्यक है। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर आपको सम्राट अशोक के व्यक्तित्व की कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है, जो आप खुद इनकलकेट करना चाहेंगे? सर जैसे उनका अपने शासन के क्षेत्र के अंदर जो भी समाज था उसके पितृवत उन्होंने रिलेशन बना रखा था, ऐसे पिता वो मानते थे और उनका ध्यान रखते थे और उनके जो भी है उत्थान के लिए कार्य करते थे। तो वह चीज़ मैं भी अपने स्वभाव में अपनाना चाहूँगा, जनता के लिए जितना हित हो सके और जो वीकर सेक्शन है उनके लिए। पितृवत भाव का क्या मतलब है? मतलब शासन में पितृवत भाव का क्या मतलब है? क्या जैसे सर पितृवत का मतलब वो ये है कि वो ऐसी जनता जो कि अपनी बातों को ना पहुंचा पाए, शासक जहाँ उसकी समस्याओं को सुलझाया जा सके तो उसका भी ध्यान रखना। अगर डाउन को अप नहीं जा रहा तो अब से इतना ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन नीचे तक जानी चाहिए और चीज़ों को पता लगना चाहिए ग्राउंड लेवल पे कि क्या समस्या है। अगर समस्याएं नहीं आज का न्यूज़ पेपर पढ़ा है आपने? सर मैंने अच्छे से नहीं ग्लांस किया है। वही 2-3 न्यूज़ आज आपको ध्यान दिया। अच्छा सर, अभी मैं आज की जो न्यूज़ के अंदर है सबसे पहले मैं बताऊंगा सर कि अभी सर ये छात्रवृत्ति से रिलेटेड जो है यूपी में SC ST और OBC वगैरह से जितने भी विद्यालय वगैरह थे वहाँ पे भी छापे पड़े अनियमितता। SC ST टर्म को डिफाइन किया गया कहाँ से किया गया संविधान में? क्या है डेफिनेशन SC और ST? सर ST है जो ट्राइबल एरिया में जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं। ट्राइब्स मतलब किसी भी चीज को ट्राइब्स के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? आदिवासी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? सर फर्स्ट ये स्थानीय तौर पे थोड़े से कटे अलग होते हैं, जो मेन समाज है उससे थोड़ा अलग होते हैं, स्थानीय लेवल पे होते हैं जहाँ उनकी अपनी खुद की परंपराएं होती हैं और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उनके पास उस लेवल का उनके पास टेक्नोलॉजिकल वो नहीं होता है। उनकी अपनी खुद की जो है चाहे वो शादी विवाह से रिलेटेड हो या रिचुअल्स हो उनके थोड़े अलग होते हैं और पुराने होते हैं, जो पुराना वो कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं और जब भी कोई बाहरी उनके अंदर उनके बीच जाता है तो वो उनको पसंद नहीं होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या जैसे उनको ये लगता है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में कोई आके अतिक्रमण कर रहा है, मतलब वो टॉलरेंट लोग नहीं होते। सर अब धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं क्योंकि सरकार भी इंटरेस्ट ले रही है और उनके माध्यम से ही उन्हीं के बीच से बातें पहुंचाने की कोशिश कर रही है और जब वो समझ रहे हैं कि नहीं हमारे विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है तो सर वो अभी मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे कुछ ट्राइब्स के नाम या कम्युनिटीज के नाम ले जा सकते हैं आदिवासी समुदाय। जी सर, जैसे ट्राइब्स में अभी सर यहाँ पे संथाल हो गए सर,
संथाल हो गए, उसके बाद थारू थारू ट्राइब्स का नाम सुना है? ये सर सुना है। कहाँ पे मतलब पाए जाते हैं? सर यूपी में भी पाए जाते, उत्तराखंड में भी पाए जाते। यूपी के कहाँ? थारू जनजाति सोनभद्र वगैरह साइड में जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा अच्छा, कुछ मतलब बताइए थारू जनजाति की विशेष क्वालिटीज विशेषता। सर थारू जनजाति दीपावली को शोक रूप में मनाती है। क्यों? अच्छा, ट्राइब से संबंधित राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की किसी एक योजना का नाम बताइए तो आदिवासियों के उत्थान के लिए या उनके उत्थान के लिए। सर ट्राइबल क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, बिरसा मुंडा का नाम सुना है? जी सर। कौन? सर ये 1899 में झारखंड क्षेत्र में बिरसा मुंडा थे और इन्होंने उस समय जैसे ये ट्राइब्स थे तो उनके समय अंग्रेजों का शासन था और वो अतिक्रमण कर रहे थे जमींदारों के माध्यम से या उनके खुद के अधिकारियों के द्वारा, तो वो उन्होंने संगठित किया और आपने को यह दिखाया कि उन्होंने भगवान इनकी जयंती कब मनाई जाती है? बिरसा मुंडा की। और अभी प्रधानमंत्री ने हाँ इसकी जयंती को विशेष दिन मनाने का काम किया था। जी सर। सिर्फ थोड़ा गेस करने देंगे। हाँ सर ये आई थिंक दिसंबर में एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर, मैंने पढ़ा था भूल रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। द्रौपदी मुर्मू किस उसको कर दिए हाँ मैम वो संथाल उससे बिलोंग करती है और एक ट्राइब से आ रही हैं, तो ये हमारे देश के महिला सशक्तिकरण को दिखाता है कि हमारी राष्ट्रपति स्वयं वहाँ से बन गई है। ट्राइब्स के लिए एक अच्छा असर है। अच्छा, बहुत अच्छा जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें एक बड़ी कड़ी है कि वो और कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।